अगर ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है तो हम किसी चीज को खींचते हैं तो बताओ स्ट्रेस क्या है, किसी चीज को दबाते हैं तो स्ट्रेस क्या है, टेढ़ा कर देते हैं तो स्ट्रेन क्या है। जैसे ही आपने शेप बदलने वाला फोर्स उसमें लगाया तो उसमें एक फोर्स डेवलप हुआ विच इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स के कारण जो डेवलप होता है उसे ही हम कहते हैं स्ट्रेस। तो अगर ये जो एंगल है, लेट से इसे अगर फाई कह दे तो शियर स्ट्रेन होता है tan phi इज इक्वल टू x बाय एल। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी किस पे डिपेंड करता है, बोलिए। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल विच वी आर यूजिंग। प्लास्टिक बिहेवियर वो कब तक शो करता है, d तक, और जैसे ही d के आगे जाओ तो मटेरियल टूट जाएगा, उसका वो फ्रैक्चर पॉइंट है, वो मटेरियल टूट जाएगा। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग, सब बढ़िया। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत सिंपल है। क्योंकि जब भी आपने, जैसे ही बच्चों ने आपने ये टॉपिक का नाम देखा होगा, वो नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और अगर ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है तो हम किसी चीज को खींचते हैं तो बताओ स्ट्रेस क्या है, किसी चीज को दबाते हैं तो स्ट्रेस क्या है, टेढ़ा कर देते हैं तो स्ट्रेन क्या है। समझ में आया? तो ये बहुत सारे फंडे हम इस टॉपिक में जल्दी से जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज समझना है कि इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या चीज होती है? अगर आपने उसको खींचा और उसने अपना शेप वापस ले लिया तो इस टर्म को हम कहते हैं ये मटेरियल इलास्टिक है। जैसे अगर मैं इसको खींचूं तो फोर्स लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं, लगा रहा हूं। जैसे ही छोड़ दूं, अगर ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ गया तो ये कौन सा मटेरियल हुआ? अगर ये ओरिजिनल शेप में वापस आ गया तो ये कौन सा मटेरियल हुआ? इलास्टिक मटेरियल। अगर ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाया तो ये कौन सा मटेरियल है? अगर ये ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाया तो ये कौन सा मटेरियल है? प्लास्टिक मटेरियल। सही है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? एन एक्सटर्नल फोर्स applied to a body which changes its size or shape or both is called deforming force। मतलब वो फोर्स जो उसकी साइज, शेप और सब कुछ उसका तितर बितर कर दे, उसको आप डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हो। उसको आप क्या कहते हो? डिफॉर्मिंग फोर्स। सही है। अब आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? When a deforming force is applied on a body, then equal, जैसे ही आपने उसको शेप बदलने वाला फोर्स लगाया, अब वही इक्वल अमाउंट, इक्वल रिस्टोरिंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब आप लॉजिकली समझो, जैसे ही आपने शेप बदलने वाला फोर्स उसमें लगाया तो उसमें एक फोर्स डेवलप हुआ विच इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स के कारण जो डेवलप होता है उसे ही हम कहते हैं स्ट्रेस, उसे ही हम कहते हैं स्ट्रेस। सही है गलत? तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सबको समझ में आया? इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको आप पास्कल भी कह सकते हो एसआई यूनिट में। इसको आप क्या कह सकते हो? पास्कल भी कह सकते हो एसआई यूनिट में। सही है। सबको यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? फिर नेक्स्ट आता है टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो इस बॉडी की लेंथ को बढ़ाएगा या तो कम करेगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो कि इस बॉडी की लेंथ को इंक्रीज कर देगा या तो कम कर देगा। इस लेंथ को इंक्रीज कर देगा या तो कम कर देगा। अगर वो फोर्स जो लेंथ को इंक्रीज कर रहा है उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। जो लेंथ को दबा रहा है उसको हम कहते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। सही है गलत? और ये जो फोर्स है ये कौन सा वाला कंपोनेंट को आप रखोगे? जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, फोर्स इधर लग रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, तो ये एंगल है, तो ये है ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये वाला हमारे काम का है, ये वाला कंपोनेंट हमारे काम का है। बोलो, ये वाला कंपोनेंट हमारे काम का है। दैट इज एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय ए। अगर ये वाला फंडा देखोगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? एफ साइन थीटा।
तो ये वाला ही कंपोनेंट है जो स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा लॉन्गिट्यूडनल। अरे बोलो, ये वाला ही कंपोनेंट है जो स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। सही है। तो अगर ये कंपोनेंट स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो सोचने वाला पॉइंट यही है कि हमें अगर जनरल फोर्स दिया है तो उसका एक कंपोनेंट हमें ये वाला लेना पड़ेगा, उसका एक कंपोनेंट हमें ये वाला लेना पड़ेगा। बोलो सही है गलत? अब आप देखो शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस मतलब लेट से एक बॉक्स है। क्या है? एक बॉक्स है। अगर आप उसको ऐसे पुश करते करते दूर ले जा रहे हो, सही है, आप उसको ऐसे पुश करते करते दूर ले जा रहे हो, और जैसे ही आप पुश करते हो देखना कई बार ऊपर से ऐसा वो टिल्ट हो जाता है। सही है गलत? जैसे अगर टेबल है तो उसके जो पैर होते नीचे के टेबल के चारों पैर, अगर वो थोड़े से वीक है, जब आप टेबल को ऐसे खींचते हो देखना वो जो उसके पैर है वो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। बोलो। तो जैसे ही अगर आप इस बॉक्स को इधर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी इसका शेप चेंज कर देगी। इसी को आप कहते हो शियर स्ट्रेस, F cos थीटा डिवाइड बाय एरिया। इसी को आप क्या कहते हो? शियर स्ट्रेस, F cos थीटा डिवाइड बाय एरिया। सही है। फिर आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बोलो सही है गलत? इट हैज नो यूनिट्स, इट हैज नो यूनिट। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एंड इट हैज नो यूनिट। सही है। अब आप लॉजिकली बात समझो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता था वो लेंथ को चेंज करता था। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता था? जैसे ये लेंथ L है तो ये क्या हो जाएगा? L प्लस डेल्टा L। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल? डेल्टा L बाय L। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा L बाय L। चेंज इन लेंथ अपॉन इट्स ओरिजिनल लेंथ, change in length upon its original length. This quantity has no units. This quantity has no units. सही है। अब आप देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर आप एक कोई भी सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हो, जैसे ये V इनिशियल है, V इनिशियल, अगर आप इस पे प्रेशर लगा रहे हो तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ये V फाइनल। तो आप सीधा बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। सही है गलत? बोलो। शियर स्ट्रेन क्या होता है? जैसे ही आप इस बॉडी को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, जैसे ही आप इस बॉडी को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो ये बॉडी ऐसा शेप चेंज कर देती है। करेक्ट? लेट से ये लेंथ L है और ये कितना आगे गई? X। ये बॉडी कितना आगे चले गई है? X। कितना आगे चले गई है? X। तो अगर ये जो एंगल है, लेट से इसे अगर फाई कह दे, तो शियर स्ट्रेन होता है tan phi इज इक्वल टू x बाय L। और phi इज स्मॉल, phi इज स्मॉल, तो आप बोल सकते हैं tan phi अप्रोक्सीमेटली phi इज इक्वल टू x बाय L। tan phi अप्रोक्सीमेटली phi इज इक्वल टू x बाय L। tan phi अप्रोक्सीमेटली phi इज इक्वल टू x बाय L। बोलो सही है गलत? यहां तक बात समझ में आई क्या? इससे अच्छा सीरीज क्या होगा जो कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्मूले रिवाइज करवा के दे सकता है। ये मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं कि अगर आप ये पूरा वीडियो ढंग से सुनोगे, ये आप पूरा वीडियो अगर ढंग से सुनोगे, तो मैं आपको ये तो बोल सकता हूं कि 50% वाला काम तो हमने आपका कर दिया है।
ये तो अश्योरेंस है, बट थोड़ी सी मेहनत आपने और ज्यादा कर ली ये वीडियो पूरा देखने के बाद, तो मैं आपको ये सही बोल सकता हूं और गारंटी वर्ड यूज कर सकता हूं कि आप अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर लोगे, आप अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर लोगे। तो कोशिश करिएगा जितना ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्मूले जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको याद होना चाहिए। सही है। अब आता है हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। According to Hooke's law, within elastic limit, stress is proportional to strain. Stress is proportional to strain. सही है। और ये एक कांस्टेंट टर्म इसमें ऐड होता है, उसी कांस्टेंट टर्म को आप कहते हो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये एक कांस्टेंट टर्म ऐड होता है, इसी कांस्टेंट टर्म को आप कहते हो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हो? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सही है। यही कांस्टेंट टर्म को आप कहते हो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। thus the modulus of elasticity is defined as ratio of stress to strain. Ratio of stress to the strain. Modulus of elasticity depends on nature of the material of the body, depends on nature of the material of the body and independent of its dimensions, and independent of its dimensions. देखो, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी किस पे डिपेंड करता है? बोलिए। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल विच वी आर यूजिंग। वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो पास्कल। या तो आप इसके यूनिट को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो, या तो पास्कल बोल दो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो या तो पास्कल बोल दो। सही है गलत? इसी के साथ अब देखोगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस कब यूज होता है? जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात हो रही है। यंग मॉडुलस कब यूज होता है? जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात हो रही है। जैसे कि F बाय ए अपॉन डेल्टा L बाय एल, तो आप सीधा बोल सकते एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, बोलो सही है गलत? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, बोलो मानते हो या नहीं मानते हो भाई? हो पक्का? टर्म्स क्लियर है? फिर आता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का सीधा फॉर्मूला आपने कई बार देखा है, माइनस वी डीपी बाय डीवी। माइनस वी डीपी बाय डीवी। अगर आप एक लॉजिक समझोगे, डीपी बाय डीवी इज, अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है तो इसका स्लोप डिफाइन करता है डीपी बाय डीवी। इसका स्लोप डिफाइन करता है डीपी बाय डीवी। और कॉम्प्रेसिबिलिटी जो फैक्टर होता है, जैसे बल्क मॉडुलस को आप के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक और टर्म होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। बीटा और 1 अपॉन के। देखो अब, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। अब ये क्या होता है? प्रेशर बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। प्रेशर क्या है? डेल्टा पी डिवाइड बाय माइनस डेल्टा वी बाय वी। आप ऐसा भी लिख सकते, डेल्टा पी बाय डेल्टा वी। सही है गलत? दिस शोज, नेगेटिव साइन शोज that increase in pressure causes decrease in volume. Increase in pressure causes decrease in volume. और compressibility क्या होता है? Reciprocal of bulk modulus. Compressibility क्या होता है भाइयों? Reciprocal of bulk modulus. समझ में आ गया यहां तक सबको? फिर आता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो F बाय ए
अपॉन एक्स बाय एल। एक्स बाय एल को आप क्या बोल सकते हो, फाई भी बोल सकते हो। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो गया, एफ बाय ए फाई। सही है गलत, एफ बाय ए फाई। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो गया, एफ बाय ए फाई। सही है। अब आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। अब आप देखो, ओ ए तक क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओ बी तक क्या है, ओ बी तक इलास्टिक लिमिट। ओ बी तक क्या है, इलास्टिक लिमिट। सही है। सी पॉइंट क्या है, यील्डिंग पॉइंट। यहां से उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही सी के आगे जाओ, ये जो मटेरियल है कौन सा बिहेवियर शो करने लगता है, प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर वो कब तक शो करता है, डी तक। और जैसे ही डी के आगे जाओ तो मटेरियल टूट जाएगा, उसका वो फ्रैक्चर पॉइंट है। वो मटेरियल टूट जाएगा और उसका वो फ्रैक्चर पॉइंट है। वो मटेरियल टूट जाएगा और उसका वो क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। सही है गलत। यहां तक भाइयों समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बताइए सब जन मुझे। अब आप एक चीज देखो, जैसे ही आप ये वाले टर्म की बात करोगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बोलोगे हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। जैसे ही आप बोलोगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, मतलब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। बोलो सही है गलत, पक्का, कंफर्म, बोलो बोलो बोलो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, हाँ पक्का। तो इसी के साथ अपना टॉपिक खत्म हो जाता है, और इसी के साथ भाइयों मैं आपसे अलविदा लेता हूं। और आप जोरों शोरों से तैयारी करो, जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा गला भी मेरा खराब था, क्योंकि आप भाइयों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि सच दैट आपको मेरे साथ साथ अपनी भी मेहनत को 2x लेवल पे इंक्रीज करना है। आपको अपने साथ मेरे साथ और आपके साथ मिलके हम दोनों ने अगर एक साथ साथ ले लिया तो सच दैट आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।